नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HA हिसार। आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में कि क्या क्या समस्याएं गेहूं में इस वक्त आ सकती हैं। देखिए, गेहूं की लगभग बिजाई हो चुकी है, थोड़ा सा एरिया बाकी हो सकता है। इसमें अब किसानों के पास पहला पानी लगाने का समय आ गया है, जिसको CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। यह अवस्था सबसे जरूरी मानी जाती है गेहूं के लिए, क्योंकि इसमें नई जड़ों के आने का समय आ जाता है। और जहां भी नई जड़ों के आने का वातावरण सही बन जाता है जमीन के अंदर, तो वहां उसमें फुटाव भी अच्छा होता है और फसल भी अच्छी होती है। इस वक्त देखिए, जो मुख्य समस्या है वो गेहूं के में पीलापन आ सकता है। जब हम पानी देते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे हम अब सिंचाई देंगे, एक तो ये हो सकता है कि हमारा खेत ऊंचा नीचा हो, समतल ना हो, उसमें कहीं कहीं पर ज्यादा पानी आ जाता है। तो ये तो एक आम बात किसान भाई गांठ बांध लें कि खेतों को समतल जरूर रखें। अगर खेत असमतल है तो जहां भी पानी खड़ा होता है वहां पानी की वजह से, ज्यादा नमी की वजह से कीड़ा होगा गेहूं। और जहां ऊंचा एरिया पड़ता है वहां भी बढ़वार सही नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले तो यह है कि खेत को समतल रखें। और अगर दिक्कत है समतल में कोई, तो किसान भाई क्या करते हैं कि बिजाई करते ही इसमें प्लॉट बना देते हैं एक प्रॉपर साइज के, ताकि ज्यादा पानी पानी ना लगे, यानी कि पतला पानी लगाएं। और अगर ज्यादा पानी लग गया खेत में तो उसको उतार दें। एक तो मुख्य कारण यही है। और दूसरा है कि विशेष तौर पर हरियाणा की बात अगर मैं कहूं, तो लगभग 70% जमीन के नीचे का जो भूमिगत जल है, जो ट्यूबवेल का पानी है, उसमें नमक विद्यमान रहते हैं। कहीं पर घुलनशील नमक है तो कहीं पर अघुलनशील नमक है। घुलनशील नमक में क्लोराइड और सल्फेट रहते हैं अधिक मात्रा में, और अघुलनशील नमक में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम की मात्रा अधिक रहती है। और जब ऐसा पानी खेत में लगाते हैं तो हमारा पानी लगाने के बाद फसल पीली पड़ने लगती है। देखिए, अगर घुलनशील नमक है, अपने जो ट्यूबवेल का पानी है उसको हर 3 साल के बाद जरूर भी टेस्ट करवाएं। भूमि मिट्टी की टेस्टिंग के साथ साथ पानी की टेस्टिंग और भी ज्यादा जरूरी है, मैं कहता हूं। क्योंकि मान लो आपने अगर मिट्टी के नमक का इलाज कर दिया है और पानी के नमक का इलाज नहीं हुआ है, तो पानी के जो नमक है धीरे धीरे मिट्टी में फिर जमा होने लग जाएंगे और फसल को नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे। अगर घुलनशील नमक है तो उसका केवल आप प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ज्यादा पानी ना खड़ा होने दें। ज्यादा पानी खड़ा हो गया तो खेत से बाहर निकाल दें और खेत को समतल रखें। दूसरा है अघुलनशील नमक, जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सोडियम होता है। सोडिसिटी आ जाती है, इसमें पीएच बढ़ जाती है मिट्टी की, 8.25 8.5 से ऊपर जाने लग जाती है। तो इसका इलाज जिप्सम से है। जिप्सम सही तो ये है कि आप जब मई जून का महीना होता है तो उसमें सॉइल की अपनी टेस्टिंग करवाएंगे, तो उसमें जमीन के नमक के अनुसार जिप्सम की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि इस खेत में कितना जिप्सम चाहिए और इसमें कौन से नमक हैं। अगर आपने वो इलाज नहीं किया है और फिर भी लगता है कि आपके पानी में या मिट्टी में नमक है और फसल पीली होती है, और विशेष तौर पे अघुलनशील नमक है, तो उसमें सिंचाई से पहले नमक का अनुमान होता है कि आपको ज्यादा है या कम है। 2 से 4 बैग जिप्सम के सिंचाई से पहले बुरक दें खेत में। या दूसरा इसका इलाज यह है कि जब आप पानी देते हैं तो औधी के अंदर या इनलेट जहां नाका होता है, वहां पर जैसे औधी के अंदर आप जिप्सम के बैग उनमें छोटे छोटे सुराख करके औधी में डाल दें ट्यूबवेल के नीचे, और वो अंदर का जो जिप्सम है घुल के पानी के साथ धीरे धीरे खेत में जाता रहेगा, और जो आपको नुकसान होने की संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तीसरा कारण हो सकता है जिंक की कमी। जिंक में क्या होता है कि
पत्तों पे जैसे जर लग जाता है, जैसे लाली की अपीयरेंस आने लग जाती है, तो वो दूसरे तीसरे चौथे पत्ते पे वो आने लग जाती है। और ये क्या है कि इसके बढ़वार को और फुटाव को रोक देती है। तो जिंक के लिए जो जिंक सल्फेट है, एक 21% वाला होता है, एक 33% वाला होता है। अगर आपके पास 21% वाला जिंक है तो आप, मैं प्राकृतिक खेती के हिसाब से ज्यादा बातें बताऊंगा, लेकिन ऐसी बातें भी हैं जो लगभग सभी किसानों के लिए फायदेमंद होगी, तो वो भी इसको जरूर सुनें। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो जैसे जिंक सल्फेट है, 100 लीटर जीवामृत के अंदर 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला मिला के स्प्रे करें। और अगर आपके पास 33% वाला जिंक सल्फेट है तो लगभग 350 ग्राम 100 लीटर जीवामृत में लेकर घोल करके उसका स्प्रे करें, तो जो जिंक की कमी दूर हो जाएगी। और अगर ज्यादा है तो हफ्ता 10 दिन के बाद एक बार फिर दोबारा स्प्रे करें। इसके बाद क्या हो सकता है कि खेत में खुराक की कमी हो सकती है और पत्ते पीले हो सकते हैं, विशेष तौर पर नाइट्रोजन की होती है जैसे। तो इसमें क्या करते हैं कि प्राकृतिक खेती में हम इलाज करते हैं कि नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं डालते हैं, ना ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में जो नाइट्रोजन है वो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं फिक्स करते हैं। हवा के अंदर जो 78% नाइट्रोजन है उसको जमीन में फिक्स कर देते हैं, और अगर दाल की फसल है तो उनकी जड़ों पे फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें जब भी पानी दें आप खेत में, हर पानी के साथ 1 से 2 ड्रम प्रति एकड़ जीवामृत का जरूर दें। और बिजाई से पहले घन जीवामृत डालना चाहिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़। और अगर खेत ज्यादा कमजोर है तो इतनी ही मात्रा में अच्छी तरह से गली सड़ी गोबर की खाद मिला करके इसमें डाल सकते हैं बिजाई के तुरंत, बिजाई से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं तो। और बाद में भी 2 से 3 बार आप घन जीवामृत 1.5 से 2 क्विंटल 2 बार में आप पानी से पहले डाल सकते हैं खेत में, और ये फसलों को मिल जाएगा। क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो फसल को, विशेष तौर पे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो ज्यादा मात्रा में फसल को नहीं चाहिए होते हैं, और आप जो ये प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये आसानी से पौधे को मिल जाते हैं। तो खुराक की कमी में आप ये करें कि पानी के साथ जीवामृत दें 1 से 2 ड्रम प्रति सिंचाई, और इसके साथ साथ महीने में 2 से 3 बार आप जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 15 से 20% जीवामृत का स्प्रे करें। एक टंकी में 1.5 से 2 लीटर जीवामृत लेकर के आप स्प्रे इसमें कर सकते हैं, तो आपकी जो फसल के अंदर जो पीलापन है वो संभावना काफी है कि आपको ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो 5वां कारण रहता है वो रहता है कि कीट और बीमारियां आ जाती हैं। कीड़ों में एक तो दीमक रहती है, दूसरा सुंडी भी आ जाती है। सुंडी जो गुलाबी सुंडी होती है, जो धान में जो एक तना स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं, वो सुंडी जब धान कट जाते हैं, विशेष तौर पे बासमती में जो आती है, तो वो नीचे स्टबल्स में या अवशेषों में रह जाती है, और जब आप खेत की बिजाई करते हैं तो वो बाहर आ जाती है, और इस वक्त वो नुकसान करने लग जाती है इसमें। और तीसरा एफिड भी आ जाता है जड़ों में। जड़ों में एफिड जिसको माहू भी बोलते हैं, तो वो इनका जड़ों का रस चूसता है, जो जमीन के साथ ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन से। कई जगह पे हो सकता है व्हाइट ग्रब की भी समस्या आ जाए, सफेद लट की, नीमेटोड की समस्या भी हो सकती है, और अगर पानी जहां नमी ज्यादा रहती है तो फंगस की समस्या भी हो सकती है। तो ये कई तरह के कीट हैं, और इनमें जब आपको समस्या आती है कीट और बीमारियों की, तो गेहूं की फसल आपकी प्रभावित होने लग जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये किसानों की ऑब्जर्वेशन भी है, और हम भी देखते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो मिट्टी जनित कीड़े हैं या बीमारियां नहीं आते हैं, उनकी संभावना बहुत ही कम होती है। क्यों होती है कि इसमें जो गोमूत्र है वो मिट्टी जनित बीमारियों के लिए और कीड़ों के लिए एक दवाई का काम करता है। क्योंकि गोमूत्र के अंदर, और जैसे जीवामृत हम डालते हैं खेत में, उसमें भी गोमूत्र होता है, गोमूत्र और गोबर दोनों होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट, ये क्वालिटीज होती हैं जो विशेष तौर पे जो बीमारियां जैसे जड़ गलन आ जाती है उसको आराम से बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। और दूसरे भी जो कीड़े हैं जैसे दीमक है या सुंडी है, एफिड है या इवन नीमेटोड है,
इनका भी कंट्रोल प्राकृतिक खेती में जहां भी जीवामृत और गौमूत्र यूज होता है तो वहां इनका कंट्रोल स्वयं ही हो जाता है और रहता है। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई। पहली क्या बताई कि अगर खेत असमतल है तो, समतल नहीं है तो, दूसरे में अगर नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, तीसरा अगर जिंक की कमी हो जाती है, चौथा अगर खुराक की कमी हो जाती है, और पांचवा कोई भी कीट या बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। तो इस तरह से आप इनको बिना दवाई डाले भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती में आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी जमीनें रेतीली टाइप हैं तो उनमें आप ड्रिप के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू इन चीजों को जीवामृत आप दे सकते हैं, और जिससे आपका कंट्रोल भी हो सकता है। तो एक बात और जो मैं बताना चाहूंगा जो रह गई थी, कि मान लो आपके खेत में जैसे सुंडी का अटैक हो गया, या किसी कीट का अटैक हो गया, माहू का अटैक हो गया, एफिड का, तो वहां पर आप एक जो पहला पानी जब देते हैं तो उसमें एक ड्रम यानी कि 200 लीटर नीमास्त्र तैयार करके पानी के साथ आप दे सकते हैं। और ड्रिप अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन है तो उसके थ्रू भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी का आप स्प्रे भी कर सकते हैं नीमास्त्र का। तो इस तरह से 5-6 बातें मैंने बताई, आपकी जरूरत के अनुसार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, और आपकी जो फसल है, जो बिजाई के बाद की लगभग 1 से 2 महीने की जो समस्याएं आती हैं गेहूं के अंदर, उनका समाधान हो सकेगा। नमस्कार।